हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर हैं और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर भी रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम 3 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम चलते हैं अपनी 4th प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है और उसके अंदर हमें कौन से फॉर्मूले याद करने हैं और वो क्या होता है। ठीक है, तो 4th प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है हमारा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी 4th प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है और समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 4th प्रॉपर्टी का नाम तो आई थिंक तुम लोगों को पता चल गया कि ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करवाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि तुम पहले पढ़ चुके हो उस चीज़ का। वो पहले डेफिनेशन क्लियर करूँगा, उसके बाद हम इन चीज़ों पे जाने वाले। तो पहली जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है वो लिखी है डिफ्यूज़न की। तो आई थिंक तुम लोगों को डिफ्यूज़न वर्ड क्लियर होगा। डिफ्यूज़न मैंने तुम्हें स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर बताया हुआ है, जब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न पढ़ा है कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न कब होता है? जब हम हाई एरिया ऑफ कंसंट्रेशन से लो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ गैस का मूवमेंट होता है। वहाँ पे हम गैस की बात कर रहे थे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूज़न। इसी तरीके से सेम कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि डिफ्यूज़न किसके अंदर होता है? डिफ्यूज़न सॉल्यूशन के अंदर भी होता है, कि जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। एक बार छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं, उससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल। कब तक होगा? तुम ये बताओ कि जब हम गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ते थे डिफ्यूज़न, तो कब तक डिफ्यूज़न होता था? मैंने तुम लोगों को वहाँ पे बताया हुआ भी है। डिफ्यूज़न तब तक होता था जब तक कि गैस का जो अमाउंट है वो हर जगह इक्वल ना हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि अंटिल द कॉन्सेंट्रेशन ऑन बोथ द साइड्स इज सेम या इक्वल। जब तक दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा, तब तक डिफ्यूज़न होता रहेगा। आई थिंक ये छोटी सी डेफिनेशन तो मैं यहाँ पे क्लियर है। इसको मैं तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, तो मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने 2 पार्ट किए हुए। ठीक है, और 2 पार्ट करके बीच में लगा दिया है एक मेम्ब्रेन। बीच में क्या लगा दिया है? एक मेम्ब्रेन। इस फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर सॉल्यूशन 2 को मैंने फिल किया हुआ है, और सेकंड वाले पार्ट के अंदर सॉल्यूशन 2 है, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर सॉल्यूशन 1 है। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर फिल किया हुआ है। ये हमारे बीच में लगी हुई है मेम्ब्रेन। बढ़िया। सॉल्यूशन 1 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है, सॉल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन C2 है। आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ रहा होगा। क्या दिया हुआ है? गिवन है कि C1 इज ग्रेटर देन C2। क्या दिया हुआ है? कि C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और C2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन 1 के अंदर हमारा जो सोल्यूट है वो एक्सिस में। ठीक है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। एक्सिस होने का मतलब ज़्यादा है। और सॉल्यूशन 2 के अंदर सॉल्वेंट एक्सिस में। ठीक है, सॉल्यूशन 2 के अंदर सॉल्वेंट एक्सिस में, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, अब होगा क्या? अब मूवमेंट हुआ किसका? पार्टिकल्स का। कौन से पार्टिकल्स? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वाले पार्टिकल्स का मूवमेंट यहाँ पे शुरू होगा। तो यहाँ पे कौन से पार्टिकल ज़्यादा है? यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है। तो सोल्यूट पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? सोल्यूट पार्टिकल इस सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इसी तरीके से जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे वो इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? वो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। तो ये रहा सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट, सॉल्यूशन 2 टू सॉल्यूशन 1, और सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होगा सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2। मैं लिख भी देता हूँ कि सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट 1 से 2 होगा, और सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा?
2 से 1 होगा। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें तुम्हें इस पर्टिकुलर डायग्राम से क्लियर है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई, इस मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास हो पाते हैं और सोल्यूट पार्टिकल यहाँ से यहाँ और सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। मतलब जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस जगह को छोड़ के वो जहाँ पर लो कंसंट्रेशन है उस तरफ ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो एक सिंपल सा डिफ्यूज़न पहले तुम लोगों को समझना ज़रूरी था। इसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट, जो भी इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है वो है अपना ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बारे में देखते हैं क्या होता है ऑस्मोसिस। पहले डिफ्यूज़न वाली जो भी थ्योरी है वो तुम लोगों को क्लियर हुई होगी। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिफ्यूज़न के बारे में, जिसमें हमने देखा कि डिफ्यूज़न क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न थ्रू अ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ध्यान से समझोगे इस चीज़ को। ये हमारे पास एक डायग्राम बना के मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरे पास कोई भी एक बीकर है जिसके अंदर हमने 2 पार्ट किए हुए हैं उसके। यहाँ पे अब की बार मैंने मेम्ब्रेन नहीं लगाया है, मैंने यहाँ पे इसका लगाया है अब की बार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब की बार मैंने क्या लगाया है, अब की बार मैंने लगाया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सॉल्यूशन 1 रखा हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन 2 रखा हुआ है। ठीक है, मेंशन कर देता हूँ। और गिवन है क्या कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो C1 ग्रेटर देन C2 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी हमारे पास मेंशन है। तो अगर मैं सॉल्यूशन 1 की बात करूँ तो यहाँ पर सोल्यूट जो होगा वो सोल्यूट एक्सिस में होगा, और अगर मैं सॉल्यूशन 2 की बात करूँ तो यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सिस के अंदर होगा। ये चीज़ क्लियर है कि सॉल्यूशन 1 के अंदर सोल्यूट एक्सिस में है, सॉल्यूशन 2 के अंदर सॉल्वेंट एक्सिस में। तो अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर पहले हम डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न के अंदर सोल्यूट पार्टिकल यहाँ से यहाँ जंप करते थे और सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ से यहाँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता था। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने की वजह से ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल पास नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर देता हूँ कि मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हाइयर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आएंगे, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये सिंपल सा डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है कि सॉल्वेंट पार्टिकल पास क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि अभी हमने लगाया हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SPM। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, SPM बोला जाता है। तो ये सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें रिलेटेड टू डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, चाहे वो सोल्यूट पार्टिकल हो चाहे वो सॉल्वेंट पार्टिकल हो, दोनों का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑस्मोसिस के अंदर तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव कर पाते हैं। रीज़न है उसका क्योंकि अब हम लगा देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SPM। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है, किसकी है ये, ऑस्मोसिस की है। अब ऑस्मोसिस पढ़ने के बाद हम हमारा जो मेन टॉपिक है, जो कि हमारा एक तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि उसको पढ़ने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों की, इन बेसिक सी चीज़ों की पहले क्लैरिटी ज़रूरी थी, तो वो हमने किया। अब हम चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो अभी तक हम 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस।
वो दोनों चीज़ें तुम लोगों को क्लियर होगी। अब बात करते हैं अपना थर्ड टॉपिक या थर्ड पॉइंट, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान से समझोगे क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन तुम लोगों को पहले से बताई हुई है, लेकिन इस डेफिनेशन को हम बाद में देखेंगे। पहले एक डायग्राम के थ्रू मैं तुम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर करना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखोगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा हाथ यहाँ पे ऐसा ही लग गया, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखोगे क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो एक डायग्राम मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने बना रहा हूँ। पहले उस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे हम कि इस डायग्राम के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे ये ओपन है, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर लग रहा है PATM के बराबर। यहाँ पे भी ये ओपन है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रेशर लग रहा है PATM के बराबर। ठीक है, यहाँ पे SPM लगाया हुआ है। SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि तुम लोग अच्छे से जानते हो। यहाँ पे है अपने पास प्योर सॉल्वेंट, और इस कंटेनर के अंदर फिल किया हुआ है सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डायग्राम है जिससे मैं तुम लोगों को अच्छे से समझाने वाला। अब होगा क्या कि यहाँ पे रखा हुआ है प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे रखा हुआ है सॉल्यूशन। ऑफकोर्स यहाँ पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। तो इस सॉल्वेंट की टेंडेंसी क्या होगी कि वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आने की कोशिश करेगा, है ना, इस सॉल्यूशन में आने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, इस प्रोसेस को नाम दिया हुआ है हमने ऑस्मोसिस। तो यहाँ में ऑस्मोसिस प्रोसेस को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर करेगा, मूव करेगा, इसकी वजह से यहाँ पे हमें ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 5 PM नहीं है, ये SPM है। ओके, यहाँ पे प्रेशर PATM लग रहा है, दोनों तरफ प्रेशर बराबर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, ऑस्मोसिस। अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम ये है कि जो इधर सॉल्वेंट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, सॉल्यूशन का जो हमें मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो सॉल्वेंट के मूवमेंट को हमें यहाँ पे रोकना है, हमें यहाँ पे बंद करना है। एक तरीके से हमें ऑस्मोसिस को क्या करना है, यहाँ पे बंद करना है। ऑस्मोसिस नहीं होना चाहिए। ऑस्मोसिस कब नहीं होगा, जब सॉल्वेंट पार्टिकल इस SPM से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पार्टिकल्स इधर ना आए। तो हम इस PATM के साथ एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उस प्रेशर से क्या होगा, ये सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट रुक जाएगा, और सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट रुकने की वजह से ऑस्मोसिस प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस रोकने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है। तो द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड का मतलब क्या है, ये साइड, ये सॉल्यूशन की साइड है, ये प्योर सॉल्वेंट की साइड है, विच स्टॉप ऑस्मोसिस, जो क्या करता है, ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन साइड लगाना पड़ रहा है, क्यों, ताकि ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है सॉल्वेंट का वो रुक जाए। इसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसकी वजह से हम इसको ऑस्मोटिक प्रेशर नाम देते हैं। तो आई थिंक ये बेसिक सी डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियर हुई होगी कि ये पाई जो है वो क्या है। पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल सा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है अपने पास कि सॉल्यूशन साइड जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ताकि ऑस्मोसिस ना हो। ऑस्मोसिस नहीं होने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो, उस चीज़ को हमने क्या बोला हुआ है, सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं, पाई से, तो मैं लिख देता हूँ, पाई का मीनिंग है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सबसे पहली चीज़ें जो आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब देखा क्या गया है कि जो पाई है वो किन किन चीज़ों के साथ रिलेट होता है, तो पाई प्रोपोर्शनल टू होता है C, मतलब पाई इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि कैसे। पाई अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल कम होंगे पहले से, और अगर सॉल्वेंट पार्टिकल कम होंगे तो इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इधर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी कम है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, तो हमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इधर से जो ट्रांसफ़र होने की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, C मतलब मोल पर लीटर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो मोल पर लीटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे है कि पाई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है। ठीक है,
तो ये अपना किस में होगा, ये अपना केल्विन के अंदर होगा। तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी भी होता है, पाई प्रोपोर्शनल टू टी भी होता है। इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये हो जाता है पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, इन दोनों को और मैं कंबाइन करके अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो ये हो जाता है पाई इक्वल टू सी आर टी। और वही चीज़ें जो तुम गेस कांस्टेंट के फॉर्म में पढ़ते हो, सेम वैल्यू यहाँ पर भी निकल के आती है, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, सेम वैल्यू सेम यहाँ पे निकल के आता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो एन बाई वी आर टी, तो यहाँ से हो गया पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये अगर तुम इसको रिलेट कर पा रहे होंगे तो ये पी वी इक्वल टू एन आर टी के जैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये कब लगता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन, ये कब है, ये आइडियल गैस इक्वेशन की कंडीशन में है। ये कब है, ये सॉल्यूशन की कंडीशन में। तो ये लिक्विड की कंडीशन में एक तरीके से बोल सकते हो, ये गैस की कंडीशन में। दोनों के लिए जो इक्वेशन बन रही है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, आर की वैल्यू भी सिमिलर है, बस यहाँ पे पी प्रेशर हो जाता है, यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक ये बेसिक सी चीज़ रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर तुम लोगों को क्लियर हुई होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल सी चीज़ क्या है कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र रोकने के लिए जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को ही हमने क्या नाम दिया हुआ है, हमने नाम दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी होगी रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में हमें और आसानी होगी। तो इसके बाद दो न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं उनका आंसर कैसे निकलेगा और उनके अंदर क्या चीज़ें अप्लाई होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर निकालते हैं। लिखा हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ अ पॉलीमर। ठीक है, वेट दिया हुआ है पॉलीमर का 1.26 ग्राम। आगे चलते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, इज फाउंड टू बी 2.57, मतलब पाई दिया हुआ है हमें 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ओके, बार के अंदर दिया हुआ है। तो हमें मोलार मास फाइंड आउट करना है, मतलब हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मोलार मास ऑफ द पॉलीमर। अब 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर के अंदर, तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर हमारा यहाँ पे। तो आई थिंक सारी वैल्यूज हम देख चुके हैं, बस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। फॉर्मूला है पाई वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन का मतलब डब्ल्यू बाई एम इंटू आर टी, डब्ल्यू बाई एम इंटू आर टी हो जाएगा। वेट इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू आर टी बाई पाई वी। तो एम इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1.26, और आर की वैल्यू अब की बार एटीएम के अंदर पुट नहीं करना है, आर की वैल्यू अब की बार बार के अंदर पुट करना है, जो कि होती है 0.083। ठीक है, इसको 0.0821 को 0.0821 को कन्वर्ट किस में कर दोगे, तो 1.01325 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो 0.083 हो गया अपने पास, इनटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 300 डिवाइडेड बाय पाई कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम कितना है 0.2। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो जो मोलार मास यहाँ पे निकल के आता है वो निकल के आता है 61038। ठीक है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, एक मोल का इतना ग्राम है। तो ये मोलार मास होगा इस पर्टिकुलर पॉलीमर का। तो कैसे फाइंड आउट किया, सिंपल से हमारे पास कुछ डेटा गिवन था रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम था, मास दिया हुआ था, टेम्परेचर, और हमने जस्ट वैल्यू पुट करके वहाँ पे आंसर निकाला है, जो कि आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया भी होगा। अगला चलते हैं, लिखा हुआ है कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% डब्ल्यू बाई वी। बताओगे 5% डब्ल्यू बाई वी का मतलब क्या है कि 5 ग्राम सॉल्यूशन है या 5 ग्राम केन शुगर इन 100 ml सॉल्यूशन है ना।
तो यहाँ से हमें क्या क्या पता लग गया, हमें W पता लग गया 5 ग्राम है। मोलार मास हमारा केन शुगर का होता है 342, तो वो हमें लोगों को पता है। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 288 केल्विन, तो ये वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर, तो ये वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई वी इक्वल टू NRT, तो पाई इक्वल टू NRT बाई वी। तो पाई इक्वल टू N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू होगी 5/342 इंटू R की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 इंटू टेम्परेचर 288 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा 0.1 लीटर। इतनी वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमारा यहाँ से पाई जो निकलेगा वो ATM के अंदर निकलेगा, क्योंकि हमने R की वैल्यू भी ATM के अंदर ली है, तो आंसर आएगा 3.453 ATM। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई। पाई क्या होता है, पाई है तुम्हारा स्पेशली ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये दो न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने तुम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को समझाया, जिसके अंदर किस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर पाई फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलार मास, वेट, ये सारी वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे गिवन हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि यूज़ होता है रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ध्यान से देखना उस चीज़ को, क्या होता है वो टर्मिनोलॉजी। जैसे कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ये वाला है अपने पास सॉल्यूशन 1, ठीक है, और ये अपने पास एक और रखा हुआ है सॉल्यूशन 2। ठीक है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई 1 है और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपेयर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो कंपेयर करते हुए अगर सपोज इफ़ पाई 1 इक्वल टू पाई 2 आ जाता है, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम आ जाता है तो ये दोनों आइसोटोनिक होंगे। ये दोनों कैसे होंगे, आइसोटोनिक होंगे। आइसोटोनिक कहीं पे भी वर्ड आ जाता है, मतलब वो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड चीज़ जो कि है अपना हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि लेस, जैसे यहाँ पे इक्वल आ रहा है, अगर लेस हो जाता है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है, ओपी मतलब लेस ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है, मतलब पाई 1 इज लेस देन पाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो पाई 1 जो होगा वो हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, मतलब जिसका लेस ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर हाई ओपी आ जाता है, अगर हाई ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, तो यहाँ पे होगा ये हाइपरटोनिक। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजी यूज होती है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 तो आइसोटोनिक, पाई 1 लेस देन पाई 2 तो हाइपोटोनिक, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 तो हाइपरटोनिक। तो ध्यान रखना है, कहीं पे अगर सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होता है तो इसी चीज़ का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल करने के बाद हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का बहुत रेयरली कहीं पे तुम्हें यूज़ दिखेगा, लेकिन इसको याद रखना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात कर रहा है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब वो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स की वैल्यू इक्वल होती है उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक सी चीज़ है जो तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर भी होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी आएगी रिलेटेड टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं आइसोटोनिक के अंदर, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दो न्यूमेरिकल और यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, उन दोनों न्यूमेरिकल्स को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, अ 5% सोल्यूशन ऑफ कैन शुगर इज आइसोटोनिक विद 0.877% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन है 5% का सॉल्यूशन है, किसका है ये, कैन शुगर का, और एक 0.877% का सॉल्यूशन है, ये किसका है, यूरिया का। लिखा हुआ है इफ मोलिकुलर मास ऑफ कैन शुगर इज 342, तो हमें मोलिकुलर मास बताना है यूरिया का। ठीक है,
तो सिंपल सा क्या करोगे, आइसोटोनिक है तो फोर आइसोटोनिक पाई ऑफ यूरिया इज इक्वल टू पाई ऑफ केन शुगर। अब पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT। तो एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे सेम रहेगा तो सेम टेम्परेचर पे हम बोल सकते हैं कि C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केन शुगर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, 5% तो 5 ग्राम। ये चीज़ क्लियर होगी तुम लोगों को कैसे निकालते हैं। ये W/V ही दिया हुआ है, ठीक है, ये W/V की फॉर्म में ही दिया हुआ है सारी चीज़ें। तो 5/342, सॉरी यूरिया दिया हुआ है तो यूरिया की कंडीशन में क्या है 0.877, तो 0.877 डिवाइडेड बाई M इंटू 0.1, क्योंकि 100 ml आएगा अफकोर्स यहाँ पे, तो 0.1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 0.1। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद M की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वही हमारा मोलिकुलर मास होगा, जो कि निकल के आएगा ऑलमोस्ट 60। तो ये M किसका निकल के आया, ये निकल के आया यूरिया का, और यही इसका मोलिकुलर मास भी होता है। यूरिया होता है NH2CO, तो ये उसका मोलर मास 60 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसी का मोलिकुलर मास पूछा हुआ था तो हमने वो निकाला, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ से भी कितना निकल के आ रहा है, 60 निकल के आ रहा है, जो कि आई थिंक तुम लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। लिखा हुआ है किस तरीके से आइसोटोनिक किया, आई थिंक ये समझ में आया होगा इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज लिया हुआ है, वेट ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है कितना 18 ग्राम, 6 ग्राम दिया हुआ है यूरिया, वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है 6 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पता लगाना है, तो पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है CRT, हाँ है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई V इक्वल टू NRT, है ना। कॉन्सेंट्रेशन को मैंने N/V पुट कर दिया, तो पाई इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय V इंटू RT। N1 कितना है, इसके मोल, ग्लूकोज 18 डिवाइडेड बाई 180 इसका मोलार मास, प्लस 6/60 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 इंटू टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। तो ये वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय फी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से अपना जो पाई निकल के आएगा वो पाई निकल के आएगा 4.9268। तो ये वैल्यू अपनी निकल के आ रही है ऑस्मोटिक प्रेशर की। जब हम दो सॉल्यूशन को भी, जैसे कि हम गैस के अंदर भी करते थे कि अगर हम गैस के अंदर दो या दो से ज़्यादा गैसेस को मिला दें तो उनका प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम तरीका यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि अगर सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज़्यादा इस तरीके के हमारे पास ग्लूकोज एंड यूरिया टाइप के अगर सोल्यूट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा या कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलर तरीका है रिलेटेड टू आइडियल इक्वेशन। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, इन प्रोसेस को समझने के बाद कुछ न्यूमेरिकल किए। तो यहाँ पे हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी कुछ चीज़ें रिलेटेड होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगा। वो इससे ही एक तरीके से रिलेट होती है, तो वो पहले ये चीज़ें समझना ज़रूरी था, उसके बाद वो चीज़ें तुम्हें आराम से क्लियर हो पाएगी। तो लेक्चर के नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम लिख सकते हो। तब तक के लिए रहेगा मेरी तरफ से बाय।